हाँ जी, बताओ। टेस्ट कैसा गया था? अच्छा गया था? पक्का? मार्क्स तो कम आ रहे हैं। अच्छा गया फिर भी मार्क्स कम आए तो कौन सा अच्छा गया बताओ फिर। हम्म। रिवीजन किए ग्रेविटेशन का? क्वेश्चन बना रहे हो? बोला था बनाने के लिए। डीपीपी कितना तक हुआ? तीसरा बना रहे हो तुम? छुए तक नहीं आज तक डीपीपी को? बनाए हो? और मॉड्यूल? डीपीपी जब तुमसे नहीं बना तो मॉड्यूल कहाँ से बनेगा? कुछ? कब तक कुछ कुछ करते रहोगे? अरे भाई, खत्म होने वाला तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर, अभी तक तुम कुछ कुछ कर रहे हो। नहीं आता है तो कम से कम पूछोगे तभी तो आएगा। हाँ, आओ पूछो। तुम लोग पूछते ही नहीं हो। बैठा रहता हूँ, तुम लोग आते नहीं हो पूछने के लिए, बताओ। गलत बात है बिल्कुल। आज क्या है? आज है डिपेंडेंसी ऑफ जी ऑन मास ऑफ द बॉडी। उसके बाद है लेनिंग टावर एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद है वैक्यूम एक्सपेरिमेंट। ये दो टॉपिक हैं, तीन टॉपिक है आज हमें कवर करने हैं। और तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तीनों आज देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इससे पहले फ्री फॉल बताया था। इससे पहले फ्री फॉल बताया था। फ्री फॉल में सारी चीजें बता दिया था। फ्री फॉल में बताया था मैंने कि किस तरह से हमें उसका वेलोसिटी निकालना है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, ये सारी चीजें बताया था। उससे पहले प्रोजेक्टाइल भी बता दिया था। ठीक है। और उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेविएशन और वेरिएशन जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, उस पर क्वेश्चन भी कराया था तुमसे। अब है डिपेंडेंसी ऑफ जी ऑन मास ऑफ द बॉडी। जी का फॉर्मूला, ये कौन सा जी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका फॉर्मूला तुमने देखा है? क्या होता है? जी इक्वल टू, बताओ, भूल गए? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला भूल गए? हैं? वैल्यू? फॉर्मूला कौन याद करेगा? सिर्फ वैल्यू से हो जाएगा? भाई फॉर्मूले याद रहने चाहिए ना। जी एम बाई आर स्क्वायर ना। जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर मुझे ये बताओ भाई, जी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद यहां पर m क्या है बताओ? m क्या है? m मास, किसका मास? नो नो नो, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है। उसके बाद r क्या है बताओ? रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ये होता है जी का फॉर्मूला। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे ना, ये हमें सारी चीजें पता है। जी कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ पता होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता होता है। और ये सारी वैल्यूज रखोगे तो ये कितना वैल्यू देता है यहां से हमारा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक। अब इस फॉर्मूले को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि मास ऑफ द बॉडी जो है इससे इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम इसको सीधे नीचे छोड़ते हैं ना, अगर सीधे इसको नीचे छोड़ेंगे तो छोड़ने के क्रम में ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा? जी एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। और इसके फॉर्मूले को देखोगे गौर से तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। क्या इस फॉर्मूले में इस मास का कोई लेना देना है?
लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, इस मास का कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जी क्या है, कांस्टेंट है। अबव अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस की बात करो, कांस्टेंट होता है। और अबव अर्थ सरफेस जाएंगे थोड़ा चेंज होता है, वो मैंने बताया था वेरिएशन कैसे होता है। और जब अर्थ सरफेस के नीचे जाते फिर भी चेंज होता है, कैसे होता है वो भी बताया था। ठीक है, तो अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं तो वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा। और वो वैल्यू किसके बराबर होगा, वो वैल्यू इसके बराबर होगा। ये अर्थ सरफेस पर क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये किसी भी मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है। मास ऑफ द बॉडी कुछ भी क्यों ना रहे, उस पर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, जी लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। ठीक है, चाहे 1 केजी का मास हो, 2 केजी का हो या 2000 केजी का मास हो, हमेशा अर्थ पर अगर तुम अर्थ सरफेस के ऊपर रखते हो या उसके ऊपर से छोड़ देते हो, उसको कितना एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, जी ही लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, बड़े जल्दी आ गए। हैं? ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पर एक लिख लोगे नोट करके, नोट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of mass of the body। ठीक है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है। इतना आया समझ में? तुम्हें तो नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया ना? फिर से समझ लो, थोड़ा सवेरे आया करो क्लास में। ये कह रहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ जी ऑन मास ऑफ द बॉडी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है? तो तुम क्या कहोगे, नो, ये इंडिपेंडेंट होता है। उस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर मान लो मैंने 100 किलोमीटर ऊपर एक मैंने 2 केजी का मास लिया। ठीक है, एक 2 केजी का मास लिया और मैंने यहां पर एक और ऑब्जेक्ट लिया है, मान लो ये 100 केजी का है। ठीक है, तो दोनों पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा बताओ, दोनों पर कितना होगा, दोनों पर कितना होगा बताओ, कितना लगेगा इधर, जी। इसको अच्छे से लिख दो, इस पर भी जी लगेगा और इस पर भी, इसको भी जी नीचे की तरफ खींचेगा, इसको भी जी नीचे की तरफ लगेगा। भले दोनों का वेट अलग है लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अलग अलग, अलग अलग नहीं होगा, ये सेम ही होगा, जी ही लगेगा। ठीक है, चाहे 100 केजी का मास हो
या चाहे 2 kg का मास हो, हमेशा क्या होगा, जी ही लगेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, जी, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is always directed towards center of the earth। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे मान लो ये सेंटर है ना, ये हमेशा किधर की तरफ लगेगा, इसी सेंटर की तरफ लगेगा। अगर यहां भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर में, ठीक है, इस पर भी जो जी लगेगा हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहां पे ऑन द सरफेस है, तो इस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ लगेगा, बताओ, ऑलवेज सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है, ये क्या है, सी है, ये सेंटर है, ठीक है, अर्थ का सेंटर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। अब बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, मतलब क्या, इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन फिक्स है इसका, हमेशा किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ ही लगेगा। और वैसे भी क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, वेक्टर होगा। और मुझे बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? अरे भाई, एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड होगा, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लिखा हुआ भी है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, बड़े आगे। अब है मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, लीनिंग टावर एक्सपेरिमेंट। पता है किसी को लीनिंग टावर क्या होता, कहाँ है? पीसा में है, पीसा, हमारे कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में, पीसा, जहां पर गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे वो भाई साहब, क्या नाम है उसका, है अनिकेत, अनिकेत जैसे नहीं सवाल करता रहता है, सर ये कैसे, ये कैसे। मैं एक दिन बता रहा था तुम लोगों के, एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मानना पड़ता है, बताया ना। उसी तरह से जब ऐसी बात चल रही थी कि जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को ऊपर से फॉल कराते हैं ना, किसी किसी को लगता है कि जो भारी है वो पहले आएगा, जो हल्का है वो बाद में आएगा, लगता है ना, सबको लगता है जनरली। जो भारी होता है वो सबसे क्या होगा, पहले पहुंच जाएगा अर्थ पे, जो हल्का वो बहुत देर में पहुंचेगा, ये लगता है। लेकिन गैलीलियो साहब क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका मानना था भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और सब लोग कहता था कि नहीं भैया ऐसा होता है कि जो भारी होगा ना सबसे पहले गिरेगा और जो हल्का होगा बाद में गिरेगा, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। तो बोले कि चलो अब करे तो करेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
तो उस टाइम पे उनके नज़र में सबसे बड़ा जो टावर था वो था एक लेनिंग टावर। ठीक है, लेनिंग टावर था सबसे बड़ा टावर उस टाइम पे। तो उस पर वो चढ़ गए, दो मासिव ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, उस पर उसको लेके चढ़ गए। बोले आप लोग नीचे देखिए, टाइम कैलकुलेट करिए और देखिए कि दोनों एक साथ गिरता है कि नहीं गिरता है। ठीक है, वो ऊपर चढ़े और वहां सबसे टॉप पे जाके उन्होंने क्या किया, दोनों बॉल को, एक 2 kg का या एक 5 kg का, दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दिया। तो नीचे बैठे जो ऑब्जर्वर थे, ऑब्जर्वर ने क्या देखा, लगभग दोनों एक साथ ही अर्थ सरफेस पर फॉल किया। ठीक है, लगभग दोनों क्या किया, एक ही साथ अर्थ सरफेस पर फॉल कर गया। उससे क्या पता चला, उससे क्या पता चला कि चाहे कोई भी बॉडी हो, चाहे कोई भी बॉडी हो, वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। अगर वो 1000 kg का भी बॉल लेके और एक 1 kg का भी बॉल लेके सीधा गिरा देते ना, तो दोनों एक साथ ही कहां पहुंच जाते, ग्राउंड पर पहुंच जाते। मैंने तुम्हें फ्री फॉल के केस में एक रिजल्ट निकाल के दिया था वेलोसिटी का। क्या ये वाला फॉर्मूला याद है, v इक्वल टू √2gh। और एक टाइम का भी तुम्हें निकाल के दिया था, याद है क्या होता है? उल्टा बोल दिया, 2h/g। अब देखो ये कौन सा टाइम है, ये टाइम वो टाइम था जब हम किसी को फ्री फॉल कराते थे ना यहां से। ठीक है, यहां से जब फ्री फॉल कराते थे तो, और मान लो कि h हाइट से फ्री फॉल कराए, h हाइट से कराते थे, ठीक है, तो यहां जो मैक्सिमम वेलोसिटी था ये v मैक्स था, ये कितना आता था, √2gh आता था। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता था, टाइम लगता था भाई ये √2h/g। मास चाहे यहां पर 5 kg का हो या 5000 kg का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम देखो टाइम में, देखो टाइम में देखोगे तो क्या टाइम में कोई मास का कोफिशिएंट आया है, मास का कुछ जिक्र हुआ है क्या, वेलोसिटी में मास का कोई जिक्र हुआ है, कोई जिक्र नहीं होता है। तो यहां से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो फ्री फॉल के केस में कोई बॉडी नीचे आ रहा होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। और अगर यहां पर देखोगे तुम ध्यान से, तो इसमें तुम देखोगे कि जी का भी कंपोनेंट आता है, जी आ रहा है। और इस जी का वैल्यू क्या होता है, जी, इस जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। और वो जो m है, क्या वो m इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, नहीं, अर्थ का मास होता है, अर्थ का मास है। वो जीबी क्या, वो जीबी क्या है, इस ऑब्जेक्ट के मास से फ्री है। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम सेम हाइट से गिराते हैं ना, चाहे एक 1 ग्राम का मास हो और एक 1000 ग्राम का मास हो, दोनों को अगर सेम हाइट से गिराओगे तो टाइम टेकन बाय द बॉडी क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड बाय द बोथ बॉडी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि दोनों का दोनों बॉडी, दोनों का दोनों जो बॉल था, जो गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या हुआ, सेम टाइम पर ग्राउंड पर फॉल किया। तो जिससे क्या पता चलता है कि जितने भी बॉडी ऊपर से नीचे आएगा या फ्री फॉल करेगा वो हमेशा क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होगा, जो अभी मैंने तुम्हें यहां पर बताया है। मास ऑफ द बॉडी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए सबके सब बॉडी क्या होगा, एक ही टाइम पे एक हाइट से फेंकने के बाद वापस अर्थ पे आ जाएगा। ठीक, तो लीनिंग टावर भी इसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट था। बड़ा सा बिल्डिंग था, एक बड़ा सा बिल्डिंग था,
यहां कुछ ऑब्जर्वर लोग खड़े थे, यहां कुछ ऑब्जर्वर लोग खड़े थे। और यहां से गैलीलियो साहब ने क्या किया, दो बॉल गिराए, बॉल यहां से गिरा दिए। एक बॉल आया और दूसरा बॉल मैं यहीं पे दिखा देता हूं, ठीक है। एक दूसरा बॉल थोड़ा बड़ा, ठीक है। दोनों बॉल नीचे आया। ये जो ऑब्जर्वर है इसने क्या देखा, इसने देखा ये जो बॉल है दोनों सेम टाइम पर, सेम टाइम पे आया। ये क्या है, ऑब्जर्वर है, और वो गैलीलियो साहब है। ये मान लो ये क्या है, 5 kg का है, और ये क्या है, 2 kg का है। तो दोनों जब बॉल एक साथ एक हाइट से गिरेगा तो दोनों का दोनों क्या करेगा, सेम टाइम पे आएगा। अगर ये बिल्डिंग की हाइट h है, h हाइट है, तो दोनों बॉल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, P इक्वल टू √2h/g लगेगा। दोनों बॉल किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, √2g/h। इस वेलोसिटी से दोनों बॉल क्या करेगा, इस ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो उस टाइम पर ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो लोगों का जो मानना था कि जो भारी बॉल है पहले गिरेगा नीचे और हल्का बॉल बाद में गिरेगा, उन सब के मुंह बंद हो गए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा। और यहां से सबको पता चल गया कि मास कोई भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, वो क्या होगा, अगर सेम हाइट से गिराई जाएगी तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिच द ग्राउंड क्या होगा, सेम होगा। वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां से ये पता चला, हाँ। और ये भी तुम्हें पता चल गया कि जी क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। और यहां से भी तुमको क्या पता चलेगा, चाहे तुम गिरो, चाहे तुम गिरो या तुम्हारे एक उंगली काट के गिरा दे, एक हाइट से एक जगह से गिरा दे, तो क्या होगा, तुम्हारी उंगली और तुम एक साथ गिरोगे क्या, हाँ, है कि नहीं है। या तो तुम्हारा चश्मा गिरा दे किसी बिल्डिंग से, या फिर तुमको पूरा गिरा दे, चश्मा अलग तुमको अलग, तो तुम दोनों एक साथ गिरोगे, हाँ, तुम दोनों एक साथ गिरोगे। आगे बात समझ में। तो चाहे कुछ भी हो, अगर सेम हाइट से गिराओगे तो सेम टाइम में तुम ग्राउंड पर फॉल करोगे। इतनी बात आ गई समझ में। बस दिक्कत एक बात की रहती है, अगर हम अर्थ पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अर्थ पर थोड़ा बहुत एयर रेसिस्टेंस काम आ जाता है। एयर रेसिस्टेंस क्या कर रहा होता है, जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उस पर एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, जिससे बड़ा ऑब्जेक्ट थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, एक पैरासूट वाला आदमी ऊपर से फॉल करता है, जब वो सीधा बिना पैरासूट खोले हुए नीचे आ रहा होता है तो बहुत स्पीड में आ रहा होता है, आराम से जा रहा होता है। जैसे पैरासूट खोलता है वैसे क्या होता है, धीरे धीरे आना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि जो पैरासूट उसका होता है उस पर एक एयर का ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड पर फॉल करता है। उसका एरिया बहुत ज्यादा रहता है उस पैरासूट का, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्राउंड पर फॉल कर जाता है। वही अगर ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में किया जाए तो, वैक्यूम में किया जाए तो क्या होगा, वैक्यूम का मतलब समझ आता है क्या होता है वैक्यूम, है नहीं पता है वैक्यूम, तुम्हें पता है वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर बस पता है।
वैक्यूम के बारे में नहीं पता है? हिंदी में उसको निर्वात कहते हैं, निर्वात, पता है? वाह, क्या बात है, वैक्यूम। अच्छा, स्पेस पता है स्पेस क्या होता है? स्पेस, फ्री स्पेस, पता है स्पेस? अंतरिक्ष पता है? अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष है? हाँ, क्या होता है अंतरिक्ष? जहां पे प्लैनेट होता है। अरे वाह। अच्छा, तुम प्लैनेट पे रहती हो या किसी सन पे रहती हो? प्लैनेट पे, तो ये भी तो अंतरिक्ष है तुम्हारे हिसाब से, है? नहीं है? है, हाँ, ये भी अंतरिक्ष है। स्पेस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ठीक है, दिखाता हूं। क्या तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि अर्थ क्या है, प्लैनेट क्या है, स्पेस क्या है, वैक्यूम क्या है? अरे ये तो 8th वाले बच्चे को पता रहता है, हमारे यहाँ के 6 वाले बच्चे को भी पता रहता है। स्पेस, अंतरिक्ष, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बताया था, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके बाद की जो दुनिया है ना, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद की जो दुनिया होती है ना, वो क्या है? स्पेस कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, ये यहां तक का जो खाली स्थान है, ये वाला जगह, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है इधर? चांद, मून आ जाता है ना। मून का भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। आगे बात समझ में? इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ये जो तुम्हारा खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इस बीच में, यहां से लेके यहां तक, दोनों के बीच में जो खाली जगह है ना, ये होता है स्पेस। क्योंकि इस बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ना ही इसमें किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम करेगा, ना ही मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें काम करेगा। तो यहां पर क्या है? ये होता है भाई स्पेस। स्पेस क्यों कहते हैं इसको? नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसीलिए क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो मुझे बताओ, क्या वहां पर एयर होगा? एयर तो होगा, सच में है? एयर नहीं होगा, क्यों? एयर क्यों नहीं होगा? एयर से क्या दुश्मनी है? एयर से क्या दुश्मनी है? नहीं होगा, सच में? क्यों? अच्छा, हमारे अर्थ पर एयर क्यों है? आह, कितना अच्छा जवाब दिया है आपने। सांस लेने के लिए एयर है। ए प्रभु, एयर, अगर हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ना होता ना, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना, तो हमारे अर्थ पर एयर भी नहीं होता। तुम सिर्फ खाने पीने में ही रह लो, पढ़ो नहीं। बताया था कि हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से क्या है, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है हमारे अर्थ के से अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट होके रहता है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए, फोर्स खत्म हो जाए, तो सारा का सारा एयर क्या है? नहीं रहेगा, हमारे अर्थ पर नहीं रहेगा, कहीं और चला जाएगा। कहीं और जाने का मतलब है कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। एयर मॉलिक्यूल्स का तो वेट होता है कि नहीं होता है? भार होता है उसका, कुछ उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है ना। तो क्या उस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का?
लगेगा। इसी वजह से, उसी फोर्स की वजह से हमारे अर्थ पर क्या है, एयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का नहीं लगता तो ये कोई भी एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पर नहीं रहता। तो उस बीच वाले स्पेस की जो बात कर रहा था, उस स्पेस पर किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तो क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, वहां पर फ्लोट करेगा, फ्री घूमता रहेगा। अगर जैसे अभी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ये हमेशा नीचे आके गिरता है। अगर स्पेस में जाके इसको छोड़ दोगे ना, ये जहां है वहीं रहेगा, इधर नहीं जाएगा, ना इधर ना इधर ना इधर, ऊपर कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। अर्थ पे हो इसीलिए हमेशा नीचे आ रहा है। ठीक, आगे बात समझ में। अगर तुम स्पेस में जाके एक बोतल पानी फेंक दो ना, अभी फेंकते तो सब नीचे जाता है ना, वहां अगर फेंकोगे ना तो जैसे है एक एक बूंद तुमको नजर आएगा, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, एक बूंद वहां, फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। जैसे बैलून फ्लोट करता है ना, वैसे तुमको फ्लोट करते हुए नजर आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट है ही नहीं, वहां पर फील्ड ही नहीं है ग्रेविटेशन का। तो वहां अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, वहां अगर मान लो एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उस वैक्यूम, अभी आगे एक्सपेरिमेंट है वो वाला वैक्यूम एक्सपेरिमेंट, अगर वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबके सब सेम टाइम पर एक हाइट से अगर फेंकोगे तो सेम टाइम पर क्या होगा, बिना एक सेकेंड भी गवाए या मिली सेकेंड भी गवाए, सेम टाइम पर क्या होगा, वो नीचे ग्राउंड पर आ जाएगा। चाहे 10 केजी का हो या 1000 केजी का हो, वो सेम टाइम पे क्या होगा, अर्थ उस सरफेस पर फॉल करेगा। वैक्यूम में अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो वैक्यूम हम वैसे भी बना क्रिएट कर सकते हैं। वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है, एयर निकाल दो खाली। ठीक है, ग्रेविटी है, चलो ठीक है। अगर हम यहाँ जैसे ये रूम है ना, पूरा पैक कर दो और इसमें जितना भी एयर है ना, सारे एयर को निकाल लो। ठीक है, एयर निकाल लिया तो अब क्या बचा, इसमें कुछ नहीं है। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तुमको क्या रिजल्ट दिखेगा, ये तो इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, चाहे यहां से एक तुम अपना बाल गिराओ, बाल के साथ साथ अपना खुद गिर जाओ, दोनों एक ही समय पे ग्राउंड पर फॉल करोगी। कहोगे ये क्या, ये कैसे, क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है, बाल तो नाचते हुए ऐसे ऐसे करते हुए नीचे जाता है। लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर वैक्यूम में करोगे तो क्या होगा, सेम टाइम पे तुम भी गिरोगे, तुम्हारा बाल भी नीचे ग्राउंड पर टच करेगा। आगे बात समझ में। तो वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब क्या है, इट इज अ स्पेस वेयर नो एयर प्रेजेंट या नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। जहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और हम अगर अब अंतरिक्ष की बात करते, उस वाले स्पेस की बात करते, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होता है। हम ये वैक्यूम यहां भी क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना, वहां से एयर को निकाल लेना है। ठीक है, तो वहां क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो सारे के सारे क्या होगा, एक ही टाइम पर, चाहे 2 केजी का हो, 10 केजी का, 20 केजी का, सेम हाइट से फेंकोगे तो सेम टाइम पर नीचे आके गिर जाएगा। नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। ठीक है, वैक्यूम ये होता है। और एक वैक्यूम तुम्हारा कहाँ होगा, अंतरिक्ष में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आगे, लगभग 1000 किलोमीटर आगे जाओगे तो क्या दिखेगा तुमको, स्पेस दिखना शुरू हो जाएगा। वहां पर जो एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं ना स्पेसशिप में, तो वहां पर क्या होता है, हवा में तैरने लग जाते हैं। देखो कभी
स्पेस वाला मूवी देखे हो? देखे हो? नहीं देखे हो? बेचारी। है? छोटा मूवी? छोटा? वाह वाह वाह, छोटा भीम देखती है ये। अरे स्पेस वाला मूवी देखा करो, साइंस फिक्शन मूवी देखा करो जिसमें तुमको स्पेस के बारे में दिखाया जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत रहती होगी, यूट्यूब तो बहुत चलाती होगी, कभी ये कोशिश की कि स्पेस के बारे में सर्च कर लेते हैं? नहीं करेगी। क्या करेगी सर्च? छोटा भीम। कभी सर्च किया करो स्पेस क्या है, तुमको वीडियो दिख जाएगा वहां पर स्पेस में किस तरह से एस्ट्रोनॉट लोग हवा में तैर रहे होते हैं, किस तरह से खाते हैं। तुम्हारा प्लेट यहाँ पर क्या होता है, हाथ से गिरते ही नीचे जाता है ना, वहां प्लेट को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, खाना प्लेट में ही रहेगा। प्लेट से खाना नहीं गिरेगा, ना ही प्लेट गिरेगा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्लेट यहां पर गिर जाता है, वहां अगर तुम प्लेट में खाओ ना, प्लेट भी नहीं गिरेगा। ये कह रहा हूं ना, तुम कुछ भी लेके जाओगे तुम नहीं गिरोगे वहां पर। लेकिन हाँ एक बात है, तुम एकदम हल्के लगोगे। भले तुम 1000 kg की क्यों ना हो, लेकिन तुम वहां पर हल्के लगोगे, मतलब वेटलेस महसूस होगा, जीरो वेट। अगर तुमको तराजू पर वहां पे बैठा देना वेट मीटर पे, तुमको कितना वेट तौलेगा वो पता है? जीरो। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा वेट। कभी राम झूला पे चढ़े हो या लिफ्ट में चले हो? लिफ्ट में, लिफ्ट जब नीचे जा रहा हो तो कुछ फील होता है? कैसा फील होता है? उड़ रहे हो, मतलब क्या, हल्का महसूस होने लग जाता है, खुद को हल्का महसूस करते हो, लगता है जैसे हमारा वेट कम हो गया है। वैसा ही वहां पर फील होगा, वहां पर बिल्कुल ही फील तुमको ऐसा होगा कि भाई जीरो वेट हो गया, हमारा हमारा कुछ वेट ही नहीं है। मास तुम्हारा उतना ही है, मास जितना तुम्हारा है उतना ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता है। चाहे तुम अर्थ पे रहो, मून पे जाओ या फिर जुपिटर पे जाओ, तुम्हारा मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट तुम्हारा चेंज होगा। क्योंकि वेट का फॉर्मूला बताया तुम लोगों को क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जहां पर जी जीरो वहां पर वेट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वाले टॉपिक नहीं, अगले वाले क्लास में बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, लीनिंग टावर एक्सपेरिमेंट में समझ में आया। अगर सेम हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, चाहे किसी भी मास का क्यों ना हो, सेम टाइम पे गिरेगा, सेम वेलोसिटी से गिरेगा, और अगर वैक्यूम में गिराया जाए तो भी वही सेम रिजल्ट आता है। लेकिन सबसे परफेक्ट रिजल्ट कौन आता है? वैक्यूम में। क्योंकि अगर तुम लीनिंग टावर एक्सपेरिमेंट की बात करो तो वहां पर तुम क्या देखते हो कि एयर रेसिस्टेंस भी वहां पर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगा होता है, जिससे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। ठीक, ये है वो वैक्यूम एक्सपेरिमेंट। एक बॉल था और एक, ये क्या है? फेदर है। दोनों को एक साथ गिराओगे, दोनों एक साथ गिरता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वैक्यूम में तुम दिया जला सकती हो? मोमबत्ती, मोमबत्ती जला सकती हो? तुम बताओ, जल रहा है? तुम्हें मैंने ये बताया कि वैक्यूम है ये? देख लो, क्या वैक्यूम में मोमबत्ती जला सकते हो? क्यों? एयर नहीं है, आग। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री तो पढ़े हो ना, कंबशन तो पढ़े हो तुम लोग? आग कब लगेगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन ना रहे तो नहीं लगेगी। तो मुझे बताओ वैक्यूम में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन है, एयर। अभी अभी मैंने बताया है कि भैया जी, वैक्यूम क्या होता है? जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं तो ना ही ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ही अन्य गैसेस हैं, कुछ नहीं है। तो क्या, तो क्या वैक्यूम में आग लगा लोगे? आग लगने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, जो वैक्यूम में मौजूद ही नहीं है। आग नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। क्या केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग? हाँ, चलो, इतनी बात आ गई समझ में। अब
ये बड़ा सा क्या है, ये क्या है, अर्थ। और ये क्या है, ये क्या है, बताओगे क्या है, नहीं बताओगे, मना कर दो, नहीं बताओगे, हैं, क्या है बता दो, अरे कोई तो बता दो, हैं, सन, फिर एक बात बताओ, अर्थ का चक्कर कौन काटता है, मुझे अपना सर पटकना पड़ेगा, हैं, मून, और ये क्या है, अर्थ है ना। अर्थ के चारों ओर हमेशा कौन चक्कर काट रहा होता है, मून ना, मून। एक एक बात, एक चीज रुको, हाँ आगे तो है ही, आगे तो है ही, देखो जब ये मून चक्कर काट रहा होता है, मून का एक्चुअली, मून अंदर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स लगता है मून पर, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा लगेगा, ये ए एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये लग रहा होता है अंदर की तरफ, और ये होता है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। हमेशा बताया था जब भी कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, तो हमेशा क्या होगा, ये टेंजेंशियल होगा, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें पता है पहले से भी जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, ठीक है। तो बात यह है कि हमेशा ये क्या होता है, मून चक्कर लगाता है अर्थ के, ये अर्थ पर फॉल क्यों नहीं करता है, हमेशा चक्कर लगाता है ना, तो ये अर्थ पर फॉल क्यों नहीं करता है, बताओ, हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो भैया इस पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसको भी तो नीचे ये भी तो नीचे गिरता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाता है, हाँ सही में, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगाता, लगाता है सच में, चलो आगे बताता हूं, इतना समझ में आया, अब देखो आगे बताता हूं, ये अर्थ का शेप ये इस तरह से दिखाया दिखाया वो तुम्हें क्या है, इस तरह से तुम्हें अर्थ दिखता है। अब यहां से एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, समझ लो कि पहले तुमने क्या किया, अर्थ पे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, तुमको जितना फोर्स तुम लगा सकते हो उतना फोर्स लगा के तुमने एक बॉल को फेंका, या मान लो गन फायर किया, गन फायर किया, गन फायर किया, तुमने क्या देखा कि कुछ दूर जाने के बाद 100 मीटर 200 मीटर जाने के बाद वो गन का जो बुलेट है वापस अर्थ के सरफेस पे आ गया, ठीक है। तुमने सोचा चलो यार ये तो बहुत पहले गिर गया, हम थोड़ा और बड़ा सा बहुत ताकतवर एक तोप मारते हैं, हमने क्या किया, एक तोप इस तरह से इंक्लाइन करके मारा, देखा कि वो 1 या 200 किलोमीटर आगे जाके गिर गया, वापस अर्थ पे आया तो वापस अर्थ पे ही है। अब सोचा क्या कि थोड़ा और ऊपर चल जाते हैं ना, अर्थ सरफेस के ही ऊपर चले जाते हैं, तो हम क्या किए, अर्थ सरफेस के ऊपर चले गए, हम अर्थ सरफेस के ऊपर गए, फिर यहां से फेंके, हम यहां से बॉल को क्या किए, यहां से गन को फायर किए, तो पता चला वो भी क्या हो गया, अर्थ सरफेस पे वापिस आके गिर गया। थोड़ा और ऊपर गए,
थोड़ा और ऊपर गए, ठीक है, इधर की तरफ हमने वेलोसिटी दिया था इसको, थोड़ा और ऊपर गए, ठीक है, फिर हमने फेंका, फिर क्या हुआ, वापस अर्थ पे आके गिर गया, वापस अर्थ पे फॉल कर गया, ठीक है, और ऊपर गए, अगर सेम वेलोसिटी रखा तो इस तरह से फॉल किया, ठीक है। अगर हम यहीं से, अगर इसी पॉइंट से वेलोसिटी बढ़ा के और हम क्या करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा, देखो एक चीज, अगर यहीं से हम क्या करते हैं, इधर की तरफ बॉल को फेंकते हैं या फिर गन को फायर करेंगे, पहले कम वेलोसिटी से फेंका तो वापस क्या होगा, यहां गिरा, थोड़ा और वेलोसिटी बढ़ाया, यहां गिरा, और वेलोसिटी बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, और इधर आके गिर जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ा दिया, इधर आके वापस हो सकता है इधर आके गिर जाए, ठीक है, यहां दिखाता हूं अब, और वेलोसिटी बढ़ा दी, और वेलोसिटी बढ़ा दी, अब क्या हो गया ये, अब ये अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आएगा, इस तरह से रिवॉल्व करना चालू कर देगा, ठीक है, इस तरह से ये रिवॉल्व करना चालू कर देगा, अब ये वापस अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा, इस तरह से वापस घूमना चालू कर देगा, क्योंकि अब इसको इतना वेलोसिटी मिल गया है कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, mv²/r जो भी बताया, ये इतना फोर्स इसको मिल गया है कि अब इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है, और ये अर्थ के चारों ओर घूमना शुरू कर देगा, अब ये नहीं रुकेगा, ये घूमता ही रहेगा इसी अर्थ सरफेस के चारों ओर, अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ के ऊपर। इसीलिए कोई भी सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट को भी जब हम ऊपर भेजते हैं ना, वो इतना स्पीड दे देते हैं कि ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, हाँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बैलेंस हो जाता है यहां पर उतने वेलोसिटी से फेंकने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। या उसी में देखो, तुम सन को देख लो, सन के अराउंड क्या होता है, जितने भी प्लैनेट से चक्कर लगाता रहता है ना, ये कभी भी सन इसको अट्रैक्ट करके खींच क्यों नहीं लेता है, फॉल क्यों नहीं कर जाता सन के ऊपर आके, क्यों, क्योंकि उसकी एक वेलोसिटी है, वो जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस कर लेता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो फॉल नहीं करता है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाया छोड़ो, चलो इतना काफी है, रिवीजन थोड़ा करते रहो तुम लोग, बहुत कम रिवीजन करते हो तुम लोग।